सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय वल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपन ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर चालू किया था, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना बताया था। वास्तविक औसत लाभ की गणना कैसे करते हैं। गुडविल वाले चैप्टर में दो ही चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको आना चाहिए, जो कि हर क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा, और दूसरी चीज़ सुपर प्रॉफिट्स, अधिलाभ निकालना आना चाहिए। तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं इसकी बात की थी। तो एक बार फटाफट मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ, फिर इसके आगे की बात अपन करते हैं। मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये एक नंबर का सवाल बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? वास्तविक औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य ही अधिलाभ कहलाता है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपन पहले निकाल चुके हैं, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना आना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सामान्य प्रत्याय की दर प्राय करके आपको प्रश्न में दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले आनी चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी। इसको मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100 से, तो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपने पहले से निकाल रखा है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास सुपर प्रॉफिट। अब अपन ने लास्ट लेक्चर में ये बात समझी थी कि कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया था, स्थायी संपत्तियों को बाजार मूल्य पर लिया जाएगा। बाजार मूल्य नहीं होगा तो पुस्तक मूल्य या अपलिखित मूल्य पर लिया जाएगा। चालू संपत्तियों को आयोजन की राशि को घटाकर लिया जाएगा। अदृश्य संपत्तियां केवल तभी ली जाएंगी जब उनका वसूली मूल्य दिया गया हो। गैर व्यापारिक विनियोगों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा रखा है मैंने। कृत्रिम संपत्तियां जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस इत्यादि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये सारी संपत्ति पक्ष की तरफ से कर रहे हैं अपन। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किसकी तरफ कैसे निकाल रहे हैं अपन? असेट साइड्स की तरफ से निकाल रहे हैं। बैलेंस शीट की असेट साइड की तरफ से निकाला जा रहा है। तो अपन ने सारी संपत्तियां ली, स्थायी संपत्तियां ले ली, बाजार मूल्य, पुस्तक मूल्य, चालू संपत्तियां ले ली, आयोजन की राशि घटाकर। अदृश्य संपत्तियां तभी लेंगे जब वसूली मूल्य दे रखा होगा। कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ देंगे और गैर व्यापारिक विनियोगों को सम्मिलित नहीं करेंगे। और इन संपत्तियों के योग में से सभी दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण और दायित्वों को घटा देंगे। भविष्य के दायित्वों के लिए बनाए गए कोष जैसे कर्मचारी लाभ भागीदारी कोष, भविष्य निधि कोष, ग्रेच्युटी फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में से बकाया क्षतिपूर्ति की राशि का इत्यादि को भी घटा दिया जाएगा। उपरोक्त गणना के द्वारा आपके पास में आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से फिर आप लेस करोगे 1/3 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/3 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये करंट ईयर प्रॉफिट कौन से हैं? ये आफ्टर टैक्स। ये असेट साइड की तरफ से आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना समझी थी। कई बार प्रश्न ऐसा आ जाता है कि असेट साइड की के अलावा आपको एक दूसरी विधि से भी गणना करनी आनी चाहिए। तो इसकी वैकल्पिक विधि आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ, उसको समझिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी को ज्ञात करने की वैकल्पिक विधि, अल्टरनेट मेथड है ये लायबिलिटी साइड से, वो असेट साइड की तरफ से था, ये है लायबिलिटी साइड्स की तरफ से। वो असेट साइड की तरफ से भी अपन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है असेट साइड की तरफ से निकालना। लायबिलिटी साइड से भी इजी है, आपको निकालना आना चाहिए। लायबिलिटीज साइड की तरफ से अगर आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल लोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लोगे, रिजर्व एंड सरप्लस लोगे, और प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, इन सबको आप टोटल लगा लोगे, इन सब का टोटल लगा लोगे आप। ये जो टोटल आएगा, इस टोटल में से अब आपको क्या क्या चीज़ें घटानी है? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी कि संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर यदि कोई हानि हो गई है तो वो हानि इसमें से घटा दी जाएगी टोटल में से। आर्टिफिशियल असेट्स, ये आपको मैंने बहुत बार समझा दिया है। आर्टिफिशियल असेट्स यानी कृत्रिम संपत्तियाँ। कृत्रिम संपत्ति मैंने आपको बताया था वास्तव में कोई संपत्ति नहीं होती है, ये खर्चों के डेबिट बैलेंस होते हैं। चूँकि डेबिट बैलेंस होते हैं इसलिए असेट साइड में दिखाना ज़रूरी होता है।
क्योंकि एसेट साइड में सारे डेबिट बैलेंस आते हैं, लायबिलिटी साइड में सारे क्रेडिट बैलेंस आते हैं। तो चूंकि ये वो खर्चों के शेष होते हैं जो अभी अपलिखित नहीं किए गए हैं, तो इनको असेट साइड में दिखाना जरूरी होता है और इनको कृत्रिम संपत्ति माना जाता है, आर्टिफिशियल असेट्स माना जाता है। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, अंडरराइटिंग कमीशन, अभिगोपन कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन पर ब्याज, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कोई आपने कोई बाहरी विज्ञापन व्यय कर दिया तो वो भी हर साल धीरे धीरे अपलिखित किया जाता है, उसकी राशि। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यदि कोई लॉस है तो वो बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। तो ये सारी कृत्रिम संपत्तियां मानी जाती हैं। ये सारी की सारी क्या मानी जाती हैं? कृत्रिम संपत्तियां। इनमें से कुछ संपत्तियां आपको हो सकता है बैलेंस शीट के अंदर जरूर दे रखी होंगी, तो ये सारी की सारी कृत्रिम संपत्तियों को भी घटा दिया जाएगा। और 50% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, चालू वर्ष के लाभों का 50% घटा दिया जाएगा। तो ये जो राशि बचेगी आपके पास में, ये आ जाएगी आपके पास में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपके पास में बच गई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये अपन ने कौन सी तरफ से निकाली है? ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की तरफ से निकाली है, वैकल्पिक विधि है। असेट साइड की तरफ से अगर आप निकालोगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे। असेट साइड से स्थायी संपत्तियां लोगे बाजार मूल्य या पुस्तक मूल्य पर, चालू संपत्तियां लोगे आयोजन की राशि को घटाकर, अदृश्य संपत्तियां तभी लोगे जब उनका वसूली मूल्य दे रखा है, गैर व्यापारिक विनियोगों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, कृत्रिम संपत्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, और इनके टोटल में से ये दीर्घकालीन अल्पकालीन ऋण और दायित्व घटा देंगे, भविष्य के दायित्व के लिए बनाए गए कोष घटा देंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल में से फिर 1/3 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटा देंगे, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए वैकल्पिक सूत्र हैं। कभी आपसे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो वैसे तो देखो सीधी सी बात है, एवरेज कैपिटल निकालनी है तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2, तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। पर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को सवाल में दे नहीं रखी होती है, अपने को सवाल में दे रखी होती है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की सहायता से जो अपन कैपिटल निकालते हैं उस कैपिटल को कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अपने को तो नॉर्मली ये वाला सूत्र काम में लेते हैं अपन, 3rd नंबर वाला। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकाल लेते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं 1/3 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर कभी किसी प्रश्न में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग नहीं दे रखी, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में जोड़ देंगे 1/3 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अपन प्राय करके इस फार्मूले से क्लोजिंग कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर आ जाएगी एसेट साइड से, उसमें से माइनस कर देंगे 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपके पास में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आना ही आना चाहिए, साथ में आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करनी आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी तो फिर आप उससे सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को गुणा कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100 से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में दी गई होती है, अगर नहीं दी गई होती तो क्या करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपने पहले से निकाल रखा है। इस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को जब आप लेस करोगे तो आपके पास में सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। इसीलिए सुपर प्रॉफिट को कहते हैं वास्तविक औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य ही अधिलाभ कहलाता है। तो ये सुपर प्रॉफिट भी आपको निकालना आना चाहिए और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आपको निकालना आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी आ गई तो इसका मतलब आपको पूरा गुडविल का चैप्टर ही समझ में आ गया। और गुडविल का चैप्टर अगर आपके समझ में आएगा तो आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर का चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर के चैप्टर में भी कई बार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ती है। तो ये दोनों चैप्टर एक साथ हैं, पढ़ने हैं, एक साथ समझने हैं, और इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपके ज़रूर आएगा। 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, 1-1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कम से कम 10-12 से लेकर
20-25 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपको एज ए होल एक साथ समझने हैं। तो मैंने आपको अभी तक के लेक्चर में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना कैसे करनी है ये आपको बता चुका हूँ। सुपर प्रॉफिट्स की गणना कैसे करनी है, अधिलाभों की गणना कैसे करनी है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन गुडविल को निकालने की 3 विधियाँ हैं आपके सिलेबस के अंदर, उन तीनों विधियों के फार्मूलेज पता करेंगे, कौन कौन से फार्मूलेज हैं जिनकी सहायता से गुडविल निकाली जा सकती है, प्लस कुछ विशेष सावधानियाँ जो गुडविल के को निकालते समय आपको ध्यान में रखनी है। जैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर नहीं दे रखी होगी तो क्या करना है, और इसके अलावा यदि कंपनी का क्वेश्चन आ जाता है तो कंपनी के क्वेश्चन के अंतर्गत कई विशेष सावधानियां रखनी ज़रूरी होती हैं। उन सारी सावधानियों का और गुडविल निकालने के जो 3 फार्मूले हैं उन फार्मूलों की डिस्कशन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।